This is Gyanchand Sharma from GB campus. First of all, I would like to apologize to you for coming late on our YouTube channel. सर आवाज और चेक कर लेना. For live classes because of my involvement in various enterprises. So I would again like to apologize to you for this so-called delay. अब इस सेशन में हम कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर फोकस ऑन करने जा रहे हैं, जो कि वाइटल है, मैंडेटरी है, स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए. क्योंकि मेरे से काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बैंक वाली इंग्लिश करवाइए. एक्चुअल में बैंक वाली इंग्लिश में जब तक आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी आपको वर्ड्स को फिल करना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में अपने आप को एकस्टम्ड करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप डेली अपनी अंग्रेजी को रीड आउट करें. अब रीड आउट हमें कैसे करना है? जो भी वर्ड्स आते हैं हमें उनको एक ऐप डिक्शनरी में लुकअप करना है, और डे बाय डे हमें अपने, मैं ये नहीं कह रहा आप एकदम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमें इंग्लिश को फॉलो करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर एक आर्टिकल ले रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पीएम मोदी ऑन इंडियन चाइना स्टैंड ऑफ. पीएम मोदी भारत चीन गतिरोध पर. अब एक्चुअल में आपके सामने एक वर्ड आ गया स्टैंड ऑफ. क्या आ गया? स्टैंड ऑफ. अब आप इसको डिक्शनरी में जाके स्टैंड ऑफ को आप डिस्कस करेंगे, लुकअप करेंगे. किसी वर्ड को हम डिक्शनरी में देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम लुकअप. एंड यू विल फाइंड आउट सो मेनी सिमिलर वर्ड्स बेस्ड ऑन स्टैंड ऑफ, लाइक स्टैंड स्टिल. तो आपको वर्ड मिल जाएगा कौन सा? स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का मतलब भी क्या होता है? गतिरोध. अभी मैं बताऊंगा गतिरोध होता क्या है. एक्चुअल में स्टेलमेट होता है, STALEMATE. स्टेलमेट का मतलब भी क्या होता है? गतिरोध. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक. क्या बोलते हैं? डेडलॉक. इस डेडलॉक में होता क्या है कि किसी भी एक्टिविटी जो होती है, कोई भी गतिविधि होती है, उस पर कंप्लीट हॉल्ट हो जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है. यानी जो कोई भी आपका प्रोसेस चल रहा है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, जैसे काफी बार क्या होता है, हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि इम्पास कंटिन्यूड, इसको इम्पास भी बोलते हैं, इम्पास कंटिन्यूड बिटवीन गवर्नमेंट एंड एजिटेटर्स. यानी इम्पास का मतलब होता है, सॉरी इम्पास नहीं है, इम्पास है IMPASSE, गतिरोध बरकरार. गतिरोध में क्या है कि न तो आंदोलनकारी झुकने के लिए तैयार है, न गवर्नमेंट झुकने के लिए तैयार है, न इधर को काम बढ़ पा रहा है, न इधर को बढ़ पा रहा है. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, जैसे अभी स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है किस पे? सिनो इंडियन बॉर्डर पर. ठीक है ना, सिनो इंडियन बॉर्डर से मतलब चाइना और इंडियन बॉर्डर पर LAC पर स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों जो आर्मीज है वो फेस ऑफ में है. नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट है, आर्मी है, वो पीछे जाने के लिए तैयार है, और नहीं क्या है? चाइनीज आर्मी है. तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो गतिरोध कहलाता है. तो गतिरोध को हम क्या बोलेंगे? स्टैंड ऑफ. इस वर्ड को हम डिक्शनरी में लुकअप करेंगे. लुकअप का मतलब ये नहीं होता है गतिरोध. लुकअप का मतलब होता है कि किसी वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करना. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू लुक अप दिस वर्ड थ्रू एन ऐप डिक्शनरी, and by going through such dictionary you will find out so many similar words based on stand off, like stand still, stalemate, deadlock, impasse. impasse means भी क्या होता है? गतिरोध. अभी बहुत जगह लिखा आता रहता है ये गतिरोध. जो स्टेलमेट शब्द है जनरली आता है पॉलिटिकल के लिए, और कोई राजनीतिक गतिरोध हो जाता है. जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिला, MP में देखने को मिला कि गवर्नर कुछ बोल रहा है और चीफ मिनिस्टर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में गतिरोध हो जाता है. ऐसी स्थिति आजकल देखने को बहुत ज्यादा मिलती है. तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल स्टेलमेट, राजनीतिक गतिरोध. देखो, अगर आप बैंक की वास्तव में जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पर चीफली फोकस करना है. एक्चुअल में बैंक की कोई इंग्लिश नहीं होती है कि मैं आपको ग्रामर के नियम लिखवा दूं. बैंक में ग्रामर आती नहीं है. और आप CGL में भी अगर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आपका कंपोजिशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप वर्ड फिल तभी तो कर पाएंगे जब आपको अंग्रेजी आती है. भाई हिंदी में आपने गतिरोध बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी में तो आप इसको स्टैंड ऑफ कहेंगे, इंग्लिश में तो आप इसको स्टैंड स्टिल कहेंगे, इंग्लिश में आप इसको स्टेलमेट कहोगे.
इंग्लिश में आप इसको डेडलॉक बोलेंगे, इंग्लिश में आप इसको इम्पास बोलेंगे। और राजनीतिक जो गतिरोध होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पॉलिटिकल स्टेलमेट। तो मैं समझ गया कि पीएम मोदी के ऊपर, यानी पीएम मोदी ने कुछ चाइना, इंडिया चाइना के बीच में जो गतिरोध है उस पर कुछ बोला है, तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं काफी बार पढ़ता रहता हूं कि इम्पास कंटिन्यूड, न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि इम्पास कंटिन्यूड, तो आप तुरंत समझ जाया करो कि गतिरोध बरकरार, गतिरोध जारी या बरकरार। अगर आप इस गतिरोध को तोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा रास्ता अपना लिया, तो आप इसके लिए ब्रेक भी ले सकते हैं, एंड भी ले सकते हैं, इम्पास। कोई भी गतिरोध को आप तोड़ने जा रहे हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अनइक्विवोकली, एक तो मैं कुछ छुपाऊं यानी मैं अनक्लियरली बोलूं, एम्बिगुअसली बोलूं, इफ आई एम नॉट श्योर what type of stand I am going to take, then I am totally ambiguous, I am totally equivocal. But if I am not evasive, तो अब मैं पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली। क्या बोलते हैं, अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब खरा खरा, साफ साफ बोल देना, कैंडिडली कह देना, चाहे बुरा लगे, कुछ छिपाना नहीं, मतलब साफ साफ कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना। तो स्पष्ट रूप के लिए अपेरेंट शब्द होता है, मैं आपको बोल भी चुका हूं। इट इज अपेरेंट टू एवरीवन, इट इज अपेरेंट टू एवरीवन दैट द होल वर्ल्ड इज वेडिंग थ्रू अ विरुलेंट डिजीज कॉल्ड कोरोना वायरस। तो मैंने कहा कि ये हर किसी को विदित है, हर किसी को स्पष्ट है कि पूरा देश आज एक विरुलेंट का मतलब है डेडली, फैटल, जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस से गुजर रहा है, वेडिंग थ्रू हो रहा है। तो एक्चुअल में अनइक्विवोकली का मतलब क्या होगा, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से। कैंडिडली, कैंडिडली का मतलब बिल्कुल खरा खरा, कुछ छिपा नहीं रहे, आप साफ सुथरा बोल रहे हो। और इसके लिए क्लियरली भी कह सकते हैं आप, ये तो बचपन से पढ़ा होगा आपने, क्लियरली बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से। ठीक है, आप साफ साफ बोल रहे हो तो आउट स्पोकनली, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, खरा खरा, क्लियरली, कैंडिडली। तो प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से यानी खरा खरा बोल दिया है, कैंडिडली बोल दिया है, अपेरेंटली बोल दिया है। क्या बोल दिया है, दैट इंडियन बॉर्डर्स वर नॉट ब्रीच्ड। पैसिव वॉइस की लैंग्वेज है कि भारतीय सीमाओं पर, अब ब्रीच में जानते हो आप, उल्लंघन करना। भारतीय जो सीमा है उनको पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, उन पर उल्लंघन नहीं किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, यहां ध्यान देंगे आप। देखो हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां देखते हैं पहले। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, ये वर्ब भी होती है। ब्रीच मीन्स क्या होता है, उल्लंघन करना। उल्लंघन करने को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वायोलेट। क्या बोलते हैं, वायोलेट, VIOLAT। इनफ्रिंज, इनफ्रिंज का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करना। अब एक्चुअल में ब्रीच नाउन भी होती है, BREACH। तो नाउन होती है तो इसका एक्चुअल अर्थ क्या हो जाएगा, उल्लंघन। ठीक है, अब उल्लंघन के लिए हम क्या बोल देंगे, वायोलेशन, वायोलेशन। और इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन, वायोलेशन। अब एक बहुत अच्छा फ्रेज बनता है, के उल्लंघन में, ये आता रहता है, फ्रेज होता है, याद कर लेना, मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। इन वायोलेशन ऑफ, इन वायोलेशन ऑफ। और इस उल्लंघन को ही बोलते हैं कंट्रावेंशन,
इन कंट्रेवेंशन ऑफ, इन कंट्रेवेंशन ऑफ, कब बार लिखा आता है, हिज अरेस्ट वॉज मेड इन वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल, विदेशी मुद्रा नियम के उल्लंघन में उसकी गिरफ्तारी की गई। हिज अरेस्ट वॉज मेड इन वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फ्रेज है, आरएस में भी पूछा गया था कि इन कंट्रेवेंशन ऑफ, इन कंट्रेवेंशन ऑफ के लिए प्रशासनिक शब्द क्या होगा, के उल्लंघन में। तो एक्चुअल में वायोलेट होता है, इन्फ्रिंज होता है, ब्रीच होता है। देखिए हर जगह हर वर्ड फिटेड नहीं होता है। यदि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हो तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा वायोलेट। ये सीजीएल में भी आ चुका है आपके, वायोलेट ह्यूमन राइट्स। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूं, एक तो एक्चुअल में आई एम वॉकिंग थ्रू अ बिजी शेड्यूल, दैट्स व्हाई आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर यू, स्पेशली फॉर लाइव क्लासेज on our YouTube channel, and I am again humbly requesting you that I am not forcing you that you should possibly join me, but don't make any derogatory comment। ठीक है, एक्चुअल में मैं इन दिनों कुछ बिजी शेड्यूल से गुजर रहा हूँ, मेरे कुछ विशेष काम हैं जिनको मैं सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ हूँ, और मुझे फिर से वापस से कुछ कमेंट आने लग गए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे देखें, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो पहले ही बोल दिया है। आप अपना कीमती प्रेशियस टाइम वेस्ट न करें। मैं केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आ रहा हूँ जो मेरे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और हु आर परसिस्टेंटली डिमांडिंग मी दैट आई शुड प्रोवाइड देम लाइव क्लासेज। ठीक है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कुछ विशेष काम चल रहे थे तो मैं काफ़ी देर से क्लास नहीं ले पाया था, तो मैं कह चुका हूं, मैं इसके लिए सॉरी जो भी है। तो एक्चुअल में ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको अंग्रेजी वर्ड लिखना पड़ेगा वायोलेट। आप किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो वायोलेट लॉ, वायोलेट लॉ। लॉ या रूल, कोई कानून नियम, इनका उल्लंघन कर रहे हो आप। यदि कोई युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, जैसे पाकिस्तान बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहता है, तो हम कौन सा वर्ड लेंगे, वायोलेट। अभी लिख देता हूं मैं, पहले यहां ध्यान देंगे। मैंने क्या वर्ड बताया था आपको, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, एक तरह से सिमिलर वर्ड हो गया वायोलेट, इन्फ्रिंज। ठीक है, ब्रीच नाउन भी होती है जिसका मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन को हम वायोलेशन बोलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं, कंट्रावेंशन बोलते हैं। एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है के उल्लंघन में, क्या होता है, के उल्लंघन में। तो के उल्लंघन में का मतलब होता है इन कंट्रावेंशन ऑफ, इन वायोलेशन ऑफ। तो ब्रीच, वायोलेट शब्द का यूज तो हम किसके लिए करते हैं, जैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो मैंने कहा पाकिस्तान इज वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन बलूचिस्तान, इट्स वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और द पार्ट ऑफ प्री ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, अब मैंने कहा कि वायोलेट लॉ, कानून तोड़ना, वायोलेट रूल, नियम तोड़ना, उसके लिए भी हम जनरली वायोलेट बेस्ट और फिटेड वर्ड है। ठीक है, एक युद्ध विराम होती है, एक ऐसी संधि, अ ट्रीटी दैट इज मेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इन ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर वॉर्स और फर्दर फाइटिंग्स अमंग देम। यानी एक ऐसी संधि जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में इसलिए की जाती है कि भविष्य में वो दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तो उसको हम सीज फायर बोलते हैं, युद्ध विराम। तो पाकिस्तान क्या करता रहता है, आपने देखा आता रहता है अखबार में, युद्ध विराम का उल्लंघन किया, तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं, वायोलेट का, VIOLAT, वायोलेट सीज फायर, युद्ध विराम का उल्लंघन करना, वायोलेट सीज फायर। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट ब्रीच। ब्रीच भी उल्लंघन होता है, लेकिन हर वर्ड हर जगह फिटेड नहीं होता है, तो ब्रीच का जनरली हम एक तो लेते हैं ट्रीटी के लिए विशेष रूप से। अगर आप किसी संधि का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको जनरली ब्रीच शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रीच। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने, भाई मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तभी तो मुझे पता लग रहा है, मैं हिंदी पढ़ूंगा तो मुझे हिंदी आएगी,
अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा कि मेरी कार रास्ते में खराब हो गई तो मुझे हिंदी आई, और मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो मुझे पता लगेगा कार खराब होने के लिए तो ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैंने अंग्रेजी में पढ़ा कि पीएम मोदी, कि प्रधानमंत्री मोदी ऑन चाइना इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, यानी प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया किसके लेकर के, इंडिया और चाइना के बीच जो गतिरोध है, अभी भी गतिरोध है, बरकरार बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि नोबॉडी हैज ब्रीच्ड, कि किसी ने हमारी बॉर्डर को लांघा नहीं है, उल्लंघन नहीं किया है हमारी बॉर्डर सीमा का। नोबॉडी हैज ब्रीच्ड अवर बॉर्डर, यानी हमारी जो बॉर्डर में सीमा है, इसका अब आप सीख गए ना कि लांघना उल्लंघन करना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ब्रीच्ड। नो इंडियन पोस्ट इन एनिमी हैंड्स, कोई भारतीय चौकी शत्रु के दुश्मन के हाथ में नहीं है। तो एनिमी आप जानते ही हो, अब ये नहीं है कि एक वर्ड पढ़ के छोड़ दिया इंग्लिश में, एनिमी होता है, फो होता है, दुश्मन होता है, ठीक है, हॉस्टाइल होता है। जो व्यक्ति दुश्मन है वो हमारा हॉस्टाइल नहीं है, और जो व्यक्ति दुश्मन है वो क्या होगा, अनफ्रेंडली होगा। क्या होगा, अनफ्रेंडली होगा। और जो व्यक्ति हमारा दुश्मन है वो इनिमिकल होगा। इंग्लिश में वर्ड्स की कमी थोड़ी है। और जो व्यक्ति हमारा दुश्मन है वो हमारा एडवर्सरी होगा, प्रतिद्वंदी होगा। तो बाद में बात करेंगे हम बहुत सारे वर्ड्स से, ठीक है। तो कह रहा है कि नो इंडियन पोस्ट इन एनिमी हैंड्स, यानी दुश्मन के हाथों में कोई भारतीय चौकी नहीं है। ठीक है, अब हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को अनइक्विवोकली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ठीक है, कैंडिडली, एक्सप्लिसिटली, ठीक है, कुछ न छिपाते हुए, यानी बिल्कुल खरे खरे स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि भारतीय सीमाओं को अतिक्रमण नहीं किया गया, उल्लंघन नहीं किया गया है बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी, नॉर एनी इंडियन पोस्ट, न किसी इंडियन पोस्ट का, नहीं किसी इंडियन पोस्ट वॉज कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब नहीं किसी इंडियन पोस्ट को क्या है, अधिकार में लिया गया है। अगर आप किसी चीज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेते हो, अपने अधिकार में ले लेते हो, तो कैप्चर्ड कहलाता है। या आपने किसी व्यक्ति को या जानवर को अपनी कैद में ले लिया, प्रिजनर में, तो भी वो क्या है, क्या कहलाता है, कैप्चर्ड कहलाता है। तो कैप्चर्ड का मतलब है टू टेक कंट्रोल, नियंत्रण करना, ऑफ समथिंग, किसी चीज को अपने नियंत्रण में लेना, कब्जा करना, या टू टेक समथिंग, टू टेक समथिंग इनटू योर पोजीशन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नई किसी इंडियन पोस्ट को, चौकी को कैप्चर्ड किया गया है। ठीक है, अब वो कहता है ही वॉज स्पीकिंग, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, एट द ऑल पार्टी मीटिंग, जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, समस्त राजनीतिक दलों की जो मीटिंग हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री इस वक्तव्य को दे रहे थे। आगे देखते हैं, आगे लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अनइक्विवोकली सेड दैट इंडियन बॉर्डर्स वर नॉट ब्रीच्ड बाय एनीवन नॉर एनी इंडियन पोस्ट वाज कैप्चर्ड। ही वाज स्पीकिंग आफ्टर, वो कब बोल रहे थे इस बात को, आफ्टर ऑल पार्टी मीटिंग कॉल्ड, जब क्या बुलाई गई थी, समस्त राजनीतिक दलों की पार्टी बुलाई गई थी, टू डिस्कस, विचार विमर्श करने के लिए। क्या विचार करने के लिए, भारत चीन गतिरोध पर विचार करने के लिए ऑल इंडिया पार्टी प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई थी। अब एक्चुअल में वैसे तो देखो मीटिंग के लिए कॉल्ड भी आता है, बहुत अच्छा वर्ड भी होता है मीटिंग के लिए, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो कन्वीन्ड शब्द भी यूज कर सकते हो, सबसे अच्छा वर्ड है कन्वीन्ड। इस कन्वीन्ड शब्द से ही बना है कन्वीनर। लिखा आता है जीके में कि हु इज द कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन है, अरविंद केजरीवाल। तो कन्वीन मीन्स होता है किसी मीटिंग को बुलाना, कॉल्ड भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा
here we can substitute this so called verb called by convened. convened से भी हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ओके, तो मैंने कहा कि ही वॉज स्पीकिंग, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आफ्टर मीन्स के बाद में, ऑल पार्टी मीटिंग कॉल्ड, किसके बाद बोल रहे थे, जब मीटिंग बुलाई गई थी, टू डिस्कस, विचार विमर्श करने के लिए, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, भारत चीन गतिरोध, इन गैलवान वैली, कौन सी घाटी में, गैलवान, इन लद्दाख, लद्दाख के अंदर एक गैलवान घाटी है, उसमें जो भारत चीन के बीच गतिरोध जारी है उसको लेकर के. पीएम मोदी एडिड, प्रधानमंत्री ने आगे बात बढ़ाई, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट 20 वैलियंट, की 20, अब वैलियंट मीन्स होता है जाबाज, क्या होता है, जाबाज, जाबाज का मतलब बहादुर, ठीक है. तो मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, स्टाउट, स्टाउट मीन्स क्या होता है, बहादुर, ठीक है. गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर. वैलियंट मीन्स क्या होता है, बहादुर. स्टाउट मीन्स बहादुर, गैलेंट मीन्स बहादुर, वैलियंट मीन्स बहादुर. सिवेलरस, सिवेलरस मीन्स क्या होता है, बहादुर. और जो व्यक्ति बहादुर होगा, वो निर्भीक होगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ओडेसस, क्या बोलूंगा, ओडेसस. और जो व्यक्ति बहादुर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, बोल्ड. और जो व्यक्ति बहादुर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डेयरिंग. ये सब एडजेक्टिव हैं. और जो व्यक्ति बहादुर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, करेजियस. तो वी हैव सो मेनी सिमिलर वर्ड्स फॉर बहादुर, फॉर जाबाज, लाइक स्टाउट, गैलेंट, वैलियंट, सिवेलरस, ओडेसस, बोल्ड, डेयरिंग, करेजियस, लॉइन हार्टेड, शेर दिल. भाई जो शेर दिल होगा वो बहादुरी तो होगा. इंग्लिश में वर्ड्स की कमी नहीं है. हीरोइक, पराक्रमी, हीरोइक मीन्स पराक्रमी, योद्धा, योद्धा होगा, बहादुरी होगा. इंट्रेपिड, निडर, इंट्रेपिड का मतलब निडर होता है, INTREPID, इंट्रेपिड. इंट्रेपिड को बोलते हैं फियरलेस, और फियरलेस वही होगा जो निडर होगा, निडर जो होगा वो बहादुरी होगा. तो आप आज के बाद ये बोला करो, वी आर प्राउड ऑफ अवर वैलियंट सोल्जर्स, हमें अपने जाबाज सैनिकों पर गर्व है. वी आर प्राउड ऑफ अवर गैलेंट सोल्जर्स, हमें अपने जाबाज सैनिकों पर गर्व है. और काफी न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि उसको गैलेंट्री अवार्ड से बेस्टोड किया गया है. बेस्टोड मीन्स गिवन किया गया है. तो आप गैलेंट्री का मतलब समझ जाया करो, वीरता पुरस्कार से क्या किया गया, नवाजा गया है. ठीक है. अब आप क्या है कि इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन भी पढ़ा करो. द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी एंड इट्स वाइटल फॉर योर वोकेबलरी एक्सपेंशन चीफली. तो कैसे है मैं समझाता हूं. जैसे अब आपने बहादुर से बहादुरी सीख लिया, तो बहादुरी के लिए क्या हो गया, गैलेंट्री. क्या हो गया, गैलेंट्री. ये नाउन हो गई. देखो ये तो एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को. अब आपने कहा कि सैनिक, सैनिक नाउन है, तो सैनिक कैसे है, जाबाज, बहादुर. तो स्टाउट क्या हो गया, एडजेक्टिव. आपने कहा गैलेंट चंपा, तो चंपा कैसी है, बहादुर. तो गैलेंट क्या है, एडजेक्टिव है. अब ये नाउन हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी दिखाई नहीं देती. आपने वीरता कहीं देखी है, बहादुरी कहीं देखी है, मृत्यु कहीं देखी है. तो गैलेंट से क्या बन गया, गैलेंट्री. ये हो गई एक भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जो मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको. सिवेलरी, सिवेलरी मीन्स भी क्या होता है, बहादुरी. इसी से हमने क्या बना दिया, ऑडेसिटी. तो ऐसे वर्ड मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आगे चल के. ऑडेसिटी, बहादुरी. ब्रेवरी, बहादुरी, BRAVERY, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. ठीक है. तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं. तो मैंने कहा कि पीएम मोदी ने आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि हमारे 20 जाबाज वॉरियर्स, वॉरियर्स जानते हो नहीं जानते हो आप, देखते हैं. देखिए वॉरियर्स होता है योद्धा, वीर, जो रणभूमि में लड़ता है,
तो वॉरियर्स का मतलब फाइटर भी हो गया, फाइटर्स, ठीक। और युद्ध में लड़ते हैं तो सैनिक भी होता है, तो सोल्जर्स भी हो गया, सैनिक भी हो गया। तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं आगे चल के कि हमारे जो बहादुर भारतीय योद्धा अटेंड, अटेंड का मतलब प्राप्त की, अटेंड मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, बहुत अच्छा वर्ड है, अचीव, प्राप्त करना, ऑब्टेन। लेकिन अगर कोई शहादत प्राप्त करता है तो उसके लिए बेस्ट वर्ड अटेन ही होता है। अब आप बलिदान बोलते हो, सैक्रिफाइस बोलते हो, आप शहादत बोलते हो। देखिए ये इंग्लिश है। अगर कोई की सड़क हादसे में, पुलिस फायरिंग में या तो डेथ हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, तब तो लिखा था कि 5 कैजुअलिटीज इन पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग में 5 कैजुअलिटीज हुई। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी नोबल कॉज के लिए, किसी सेक्रेड कॉज के लिए, किसी होली कॉज के लिए, जैसे अमृता देवी है तो किसकी शील्ड करते हुए, पेड़ों की रक्षा करते हुए बलिदान हो गई। हमारे जो देश के सैनिक हैं उनका किसी देश के दूसरे उनसे दुश्मनी थोड़ी होती है, लेकिन वो हमारे देश की सीमाओं के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो चूंकि उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश की बाउंड्रीज को क्या करें, वो शील्ड करें। अब वो चूंकि उनका कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं, इसलिए उनको शहादत बोलते हैं, बलिदान बोलते हैं। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नोबल कॉज के लिए मरता हो तो उसको मार्टर बोलते हैं। मार्टर से ही बन गया मार्टरडम। मार्टरडम का मतलब शहीद, शहादत, बलिदान। तो एक वन वर्ड भी बनता है, आप लिख सकते हैं अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि वन हु डाइज, एक व्यक्ति कोई भी जो कि मरता हो, फॉर अ नोबल। देखिए ये तो जो लोगों को आता नहीं है, इस दुनिया में क्या होता है कि कहावत है, देयर इज अ वेल नोन एडिज इन हिंदी वर्जन, सॉरी इन इंग्लिश वर्जन, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। कुछ लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन आलोचना करना बड़ा आसान होता है। आलोचना करने से कुछ खुद कुछ होते नहीं है। तो आलोचना तो किसी की भी करना आसान होता है। अदरवाइज मैं तो आपको यही कहूंगा कि इंग्लिश को कोई भी सीख सकता है। मैं तो कह रहा हूं इससे भी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। एक छोटी सी 5 लाइन से भी कोई चाहे तो अंग्रेजी सुधार सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो कोई ग्रामर सिखा दे तो बल इंग्लिश आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर यहां भी सीख सकते हैं, हम अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। क्योंकि यहां जैसे वर्ड आ गया अटेन मीन्स प्राप्त करना। ये नहीं है कि सिनोनिम्स में आएगा तो ही पढ़ेंगे हम वर्ड को, भाई तभी तो आपकी वोकेबलरी के बारे में पता लगेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कौन सा वर्ड कहाँ पे फिटेड होता है। कि बॉर्डर्स का जो अतिक्रमण किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उसके लिए ब्रीच्ड आता है। ह्यूमन राइट्स को अगर हम क्या करते हैं, उल्लंघन कर रहे हैं तो वायोलेट आएगा। के उल्लंघन में इन वायोलेशन ऑफ, तो हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी जानेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश जानेंगे। अब जैसे मार्टर आ गया तो मैंने यह बता दिया आपको, इस पे लो वन वर्ड बन गया कि वन हु डाइज, एक व्यक्ति जो कि मरता हो, फॉर अ नोबल, नोबल का मतलब अच्छा, साई, या होली, होली का मतलब पवित्र होता है, या सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स भी क्या होता है, पवित्र। पायस, पायस मीन्स भी क्या होता है, पवित्र। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पवित्र कार्य के लिए मरता हो। ये नहीं है कि रामलाल का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसी के साथ और चंपा जी उसमें भाग ले लेती है और पता लगता है कि चंपा जी उसमें मारी गई, तो आप कहीं उसको शहीद बोलने लग जाए। भाई वो तो उसका प्राइवेट सेल्फ हो गया, वो तो रामलाल का फेवर लेने के लिए गई। एक एक्चुअल में जो सैनिक मरता है वो क्या है, उसका कोई निजी एम नहीं होता है, प्राइवेट सेल्फ नहीं होता है। इसलिए सैनिक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मार्टर। मार्टर का मतलब शहीद। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में यही तो अंतर है, हिंदी में तो शहीद बोलते हैं, अंग्रेजी में मार्टर बोलते हैं। हिंदी में शहादत बोलते हैं, अंग्रेजी में मार्टरडम बोलते हैं। तो वो कहता है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पीएम मोदी एडेड, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि 20 वैलियंट कि 20 जाबाज, बहादुर भारतीय योद्धा अटेंड, प्राप्त की, मार्टरडम, शहादत प्राप्त की, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान। चलो मैं आपको और वर्ड बता देता हूं इसके लिए, के दौरान के लिए, ड्यूरिंग।
इन द वेक ऑफ, इन कोर्स ऑफ, के दौरान। तो प्रधानमंत्री आगे क्या बोलते हैं वो कि ड्यूरिंग मीन्स के दौरान इंडियन आर्मीज, भारतीय सेना का स्कैफल, स्कैफल जानते हो आप, हाथापाई, धक्का मुक्की, अचानक से जो धक्का मुक्की हो जाती है एक दूसरे पे, एक्सचेंज ब्लोज होने लग जाता है, थप्पड़ मतलब धक्का मुक्की। तो अब ये स्कैफल जैसे वर्ड आ गया, अब आप इस वर्ड को नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, और इसको आप जब डिक्शनरी में देखोगे तो इसके आपको मीनिंग मिल जाएंगे। तो अब कल को इसमें सिनोनिम्स पूछ लिया जाए तो आप झट से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो स्कैफल का मतलब होता है टू हैव अ सडन, सडन का मतलब होता है आकस्मिक, शॉर्ट फाइट विद समवन, किसी के साथ आपकी अचानक से झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, या कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई, COMBAT, विद समवन। अब कल को आपके कॉम्बैट पे सिनोनिम्स आ जाए, कॉम्बैट मीन्स क्या होता है, आप ऊपर नीचे देखते हैं कुछ भी नहीं, फाइट होता है। स्कैफल का मतलब भी क्या होता है, हाथापाई। ये तो चला गया, हाँ। तो देखते हैं अब हम आगे, कुछ पूछता हूँ सर से, अभी मैं 1 मिनट देखता हूँ, पता नहीं कहाँ से वो चला गया, सर को बुलाता हूँ 1 मिनट। आज स्कैफल, तो स्कैफल का ये चला गया है, वापस नहीं आया, नहीं है कि सर, चलो फिर कोई नहीं, आगे का देखते हैं। ये इसके बाद का जो आएगा, ही वॉज स्पीकिंग एट द, चलो तब तक सुनिए मुझे आप, देखिए लर्निंग इंग्लिश इज क्वाइट फैसिल, अंग्रेजी सीखना बेहद आसान है, बट यू आर टू चीपली फोकस ऑन योर वोकेबलरी इनहांसमेंट, इट्स द कोर पार्ट टू लर्न एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने का जो मूल कोर होता है, अभिन्न पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, वो होता है वोकेबलरी। क्योंकि हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कोई भी भाषा हो, जब तक आप उसकी वोकेबलरी नहीं जानेंगे, तो इंग्लिश में यही तो प्रॉब्लम्स है हमें, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ पर फिट करना है, और ये हम तभी जान सकते हैं जब हम अपनी किसको सही करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को। जैसे आज आपने स्टैंड ऑफ के बारे में सीख लिया, गतिरोध, ठीक है। ये इससे सर आगे वाला है ना, वो चला गया, पता नहीं मैंने, चलो फिर या मैं अभी थोड़ी देर बाद आपकी वापस से